Hello friends, this is SR Walia and today we discuss about a famous chapter, The Last Lesson, आखिरी पार्ट written by Alphonse Daudet. ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस लेसन का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसमें कि बैकग्राउंड, थीम, सब थीम, कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन की समरी, जिसमें कि ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट और कंटेंट इसमें बताए गए हैं। इस लेसन को मैंने ग्राफ के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको भी अच्छी लगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। तो ये लेसन स्टार्ट होता है एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा लिटिल बॉय जिसका नाम है फ्रेंच, जो कि एक सेंसिटिव, ऑनेस्ट लड़का है, गुड ऑब्जर्वर है और अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि कुल मिलाकर वो अच्छा लड़का है, गुड बॉय है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। फ्रेंच रिलुक्टेंट टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, उसने देरी से जाना शुरू किया। अब उसे स्कूल जाना क्यों अच्छा नहीं लगता था? लेट फॉर स्कूल, आज वो स्कूल के लिए बहुत लेट था, बहुत देरी से उसने स्टार्ट किया। अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय टीचर, उसे डर था, उसे डर लग रहा था कि उसे टीचर के द्वारा डांटा जाएगा। अब उसे टीचर के द्वारा क्यों डांटा जाएगा? हैड नॉट लर्न रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स के रूल याद करने के लिए दिए गए थे। कोई फ्रेंच सिद्धांत के नियम उसको याद करने के लिए दिए गए थे, जो कि उसने याद नहीं किए थे। अब उसको ये डर लग रहा था कि अगर वो स्कूल जाएगा तो जाते ही टीचर उससे सुनेंगे, और जब उसको याद नहीं होगा तो उसको डांट पड़ेगी। इसीलिए आज उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर आगे टेम्पटेड टू, लेकिन जब वो अनविलिंगली वो जब स्कूल जाता है तो उसका जो ध्यान है, उसका जो अटेंशन है, वो टेम्पटेटिंग होता है, वो आकर्षित होता है किसकी तरफ? स्पेंड द वार्म एंड ब्राइट डे आउटसाइड। अब वो सोचता है कि अगर आज वो स्कूल नहीं जाएगा, अगर वो स्कूल से बाहर आउटसाइड अपना दिन बिताएगा, तो आज का दिन कितना ब्राइट है, कितना वार्म है, कितना खूबसूरत सा दिन है, कितना ब्यूटीफुल दिन है। इंजॉय चार्पिंग ऑफ बर्ड्स, और यहाँ पर उसको टीचर्स की डांट नहीं सुननी पड़ेगी, बल्कि वो जो चिड़िया है, जो पक्षी है, वो चहचहाएंगे, चिरपिंग करेंगे, तो उसको कितना इंजॉय मिलेगा, वो कितना आनंदित होगा। और उसी के साथ वांटेड टू वॉच पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, और जो पर्शियन सोल्जर्स थे, जो पर्शियन के सैनिक थे, वो बिहाइंड द सा मिल ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि वो आरा मशीन के पीछे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो उनको भी देखना चाहता था। तो अब ये सारी चीज़ें उसका जो ध्यान है वो आकर्षित कर रही थी कि अगर स्कूल जाएगा तो उसे डांट पड़ेगी, उसे डंडे खाने पड़ेंगे, और अगर वो यहाँ पर स्कूल से बाहर अपना दिन स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो वो कितना इन्जॉय करेगा, पर्शियन सोल्जर को प्रैक्टिस करते हुए देखेगा, चिड़ियों के साथ खेलेगा, बर्ड्स का चहचहाना सुनेगा। तो इस तरह से उसका जो ध्यान है वो आकर्षित हो रहा था। नेक्स्ट, पासेस थ्रू द टाउन हॉल, लेकिन उसने अपने आप के साथ रेसिस्ट किया, अपने मन का प्रतिरोध किया, और जैसे तैसे करके वो उस टाउन हॉल के पास से गुजरता है। अब वहाँ पर क्या देखता है? क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब जो बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। ऑल बैड न्यूज़, लॉस्ट वेसल, द ड्राफ्ट, ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर्स। मतलब कहने का मतलब ये था कि वहाँ से जो ये बुलेटिन बोर्ड है, पिछले 2 सालों से जितनी भी बैड न्यूज़ थी, जितनी भी बुरी खबरें थी, जैसे कि हारे हुए युद्ध है, जो ड्राफ्ट आते थे, जो कमांडिंग ऑफिसर्स का ऑर्डर आता था, ये सारे जितने भी बुरी खबरें थी वो
इसी नोटिस बोर्ड से मिलती थी। तो आज भी वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो उसने सोचा कि पता नहीं आज ऐसी क्या बुरी खबर है जो इतनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और तेजी से वहाँ से चल पड़ता है, एकदम तेज गति से चल पड़ता है। ब्लैकस्मिथ आस्क्ड हिम नॉट टू गो सो फास्ट। वहाँ पर एक ब्लैकस्मिथ, एक लुहार वहाँ पर बैठा हुआ था जिसका नाम होता है वॉक्टर। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और जब जब उसने फ्रेंच को इतनी तेज़ी से स्कूल जाते हुए देखा तो वो उसको कहता है कि तुम्हें इतना फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तेज़ चलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी काफ़ी पर्याप्त समय तुम्हारे पास है, तुम आराम से जाओगे तो भी स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे। लेकिन वो ब्लैकस्मिथ की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो तेज़ी से स्कूल पहुंच जाता है। द चेंजेस ही नोटिस्ड इन द स्कूल, और उस दिन उसे स्कूल में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। आज उसको स्कूल कुछ अलग सा ही लग रहा था। स्कूल दैट डे क्वाइट, आज स्कूल बिल्कुल शांत था। नो साउंड ऑफ डेस्क, आज कोई भी डेस्क की आवाज़ नहीं आ रही थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, जिससे बच्चे एक ही स्वर में लेसन को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, आज उनकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नो बसल, कोई शोर शराबा नहीं था। यानी कि आम तौर पर क्या होता है कि स्कूल में शोर शराबा होता है, बच्चों के लेसन रिपीट करने की, उनके बोलने की आवाज़ें सुनाई देती है, डेस्क की, बेंचों की आवाज़ें सुनाई देती है। लेकिन आज बिल्कुल शांत था, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई शोर शराबा नहीं था। Instead of noisy classrooms, everything was as quiet as Sunday morning. मतलब जो नोइज़ी क्लासरूम्स होते हैं, जो शोर शराबों से भरे हुए जो क्लासरूम होते थे हमेशा, आज उनकी बजाय इतना शांत माहौल था जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। He saw Mr. Hamel with iron ruler under his arm. और जब उसने खिड़की में से झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो सभी क्लास में बैठे हुए हैं पहले से ही, बिल्कुल शांति है चारों तरफ। और जो मिस्टर हमेल, उनके जो क्लास टीचर हैं, वो अपने आयरन रूलर के साथ, अपने डंडे के साथ वहाँ पर क्लास में मौजूद हैं। उन्होंने अपनी आर्म्स के अंदर जो डंडा है वो ले रखा है। एकदम से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन the teacher did not scold him and told him very kindly to go to his seat. लेकिन आज टीचर ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा, और बल्कि डांटने के उससे इतने प्यार से, इतने काइंडली उससे बात की और उसको कहा कि तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सा ऊपर देखता है तो वो नोटिस करता है कि द टीचर ड्रेस्ड अप डिफरेंटली, स्पेशल क्लोथ्स ही वोर ऑन प्राइज एंड इंस्पेक्शन डेज। यानी कि आज मिस्टर हमेल ने बहुत ही डिफरेंट ड्रेस पहनी हुई है। ऐसे स्पेशल कपड़े, ऐसी जो ड्रेस है वो या तो कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है या कोई इंस्पेक्शन डे होता है, कोई निरीक्षण दिन होता है, उस दिन वो पहनते हैं। Mr. Hamel in his special dress, green coat, frill shirt, embroidered silk cap. उन्होंने आज स्पेशल ही ड्रेस पहनी हुई है। उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है, झालरदार शर्ट पहन रखी है और सिल्क की रेशमी कैप पहन रखी है जिस पर की कढ़ाई की हुई है। मिस्टर हमेल वॉज डिवोटेड एंड सिंसियर फ्रेंच टीचर। जो मिस्टर हमेल है वो एक समर्पित और एक सिंसियर फ्रेंच टीचर है। वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। पैशनेट अबाउट फ्रेंच, वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत ही ज़्यादा भावुक है। कंसिडर फ्रेंच एज क्लियरेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। और उन्होंने गांव वालों के और सभी स्टूडेंट्स के सामने ये कंसिडर किया है, ये मानना है, उनका मानना है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सभी भाषाओं में सबसे क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, एंड लॉजिकल लैंग्वेज है और एक तार्किक भाषा है, पैट्रियोटिक एंड इमोशनल। और जो मिस्टर हमेल है वो
एक सच्चे देशभक्त है और अपने देश के प्रति बहुत ही भावुक है। तो उस समय जो फ्रेंच है, जो लिटिल फ्रेंच, वो मिस्टर हमेल को एक स्पेशल ड्रेस में देखता है जो कि सिर्फ वो स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते हैं। और तभी उसने नोटिस किया कि कुछ विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली ऑन बैंक बेंचेस, कि उसने देखा कि जो गांव के मुखिया लोग हैं, जैसे पोस्ट मास्टर है, फॉर्मर टीचर है, होमर है, तो ऐसे कई जो गांव के मुखिया लोग हैं वो क्लास के पीछे बैंक बेंचेस पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल क्वाइटली। अब फ्रेंच यही सोच रहा था कि शायद आज कोई ओकेजन है या जिसके बारे में उसको पता नहीं है, इसी कारण से मिस्टर हमेल ने ऐसे स्पेशल कपड़े पहने हैं और ये गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी वो विचार विमर्श ही कर रहा था, तभी मिस्टर हमेल बोलना शुरू करते हैं। हमेल मेक्स एन अनाउंसमेंट दैट इट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन। तभी हमेल घोषणा करते हैं कि आज ये फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला था। बिकॉज ऑर्डर हैज come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। कि जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस को पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया था और वहाँ पर अब पर्शियन रूलर्स का शासन था, और वो जो अल्सेक और लोरेन डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस की, उन डिस्ट्रिक्ट में अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना चाहते थे। और इसीलिए बर्लिन ने ये ऑर्डर दे दिया था कि अब अल्सेक और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसके स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और इसीलिए आज ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था और सभी फ्रेंच टीचर्स को यहाँ से जाने के लिए भी बोल दिया गया था। तो ये सब सुनकर जो फ्रेंच है उस पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। नाउ फ्रेंच रियलाइज दैट दिस वॉज वट वॉज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि आखिर बुलेटिन बोर्ड पर जो इतनी क्राउड थी, इतनी भीड़ थी, वो इसी बात के कारण थी, तभी वहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो रखे थे। And villagers occupying the last benches to pay tribute to Mr. Hamel for his 40 years of sincere service and also to express their solidarity with friends। और अब उसको ये समझ में आया था कि जो ये विलेजर्स थे, जो ये गांव वाले थे, वो चुपचाप क्वाइटली लास्ट बेंचेस पे क्यों बैठे थे, क्योंकि वो यहाँ पर आए थे। आज मिस्टर हमेल का लास्ट फ्रेंच लेसन था, अब उनको वहाँ से जाने का ऑर्डर दे दिया गया था और इनको यहाँ पर सर्विस करते हुए 40 साल हो गए थे। इन्होंने यहाँ पर 40 साल तक ईमानदारी की सर्विस की है, अपनी सेवाएं दी है और इन्हीं सेवाओं को अपना ट्रिब्यूट पे करने के लिए, अपना सम्मान उनके प्रति समर्पित करने के लिए वो जो विलेज वाले हैं वो यहाँ पर आए थे। और इसी के साथ वो अपनी फ्रांस के प्रति जो भक्ति है उसको भी वो एक्सप्रेस करना चाहते थे, इसीलिए वहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे। अब जो लिटिल फ्रेंच, जो कि हमेशा स्कूल के नाम से डरता था, घबराता था, उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, आज उसका जो एक्सप्रेशन है लर्निंग के प्रति, स्कूल के प्रति, वो भी चेंज हो गया था, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया था। अब उसे जो ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंच रियलाइजेज दैट ही डज नॉट नो हिज ओवन मदर टंग। अब फ्रेंच को महसूस हो रहा था कि उसे तो अपनी खुद की जो मातृभाषा है, मदर टंग है, वो उसको ना तो पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। रिग्रेटेड वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन्स सीरियसली। अब उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि क्यों उसने अपने इन सभी लेसन्स को इतनी सीरियसली नहीं सुना। हमेल एड्रेसेस हिज स्टूडेंट्स एंड विलेज एल्डर्स। अब जो हमेल है वो स्टूडेंट्स को और जो गांव वाले वहाँ क्लासरूम में बैठे थे उन सभी को एड्रेस करता है, संबोधित करता है। ब्लेम्स पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट फेयरिंग फ्रेंच। Hamel realizes that
all three, the children, the parents, and he himself, are to be blamed for losing respect एंड रिगार्ड फॉर द मदर टंग। जो हमेल है वो अब ये महसूस कर रहा था, वो ब्लेम करता है तीनों को, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ जो पेरेंट्स हैं, और उसके साथ साथ वो खुद को भी ब्लेम करता था कि जो उनकी मदर टंग थी, जो उनकी मातृभाषा थी फ्रेंच, उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने उसको एक आधार नहीं माना, और इसीलिए उन्होंने उसका जो सारा सम्मान था, सारी रिस्पेक्ट थी, खो दी थी। क्योंकि सब लोग स्टडी के प्रति, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति इतने कंसर्न नहीं थे, ना ही उन्होंने कभी इसको इतना महत्वपूर्ण माना, इम्पोर्टेंट माना। लेकिन आज फ्रेंच का लास्ट लेसन होने जा रहा था, कल से जो फ्रेंच भाषा है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तभी फ्रेंच लैंग्वेज की कदर आज उनको समझ में आ रही थी। पेरेंट्स प्रेफर टू पुट चिल्ड्रन एट वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। जो मिस्टर हमेल है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले जो पार्टिसिपल्स याद करने दिए गए थे वो एक एक करके स्टूडेंट्स से सुनना शुरू करते हैं। और जब फ्रेंच की टर्न आती है तो जैसे कि उसको बिल्कुल भी याद नहीं थे, वो बिल्कुल गर्दन झुकाए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तब जो मिस्टर हमेल है वो आज उसको बिल्कुल भी नहीं डांटते, आज बिल्कुल उसको नहीं डांटते, ना उसको ब्लेम करते हैं कि उसको ने याद नहीं किया, उसको याद नहीं है, वो पढ़ता नहीं। वो ब्लेम करते हैं उसके पेरेंट्स को, क्योंकि अधिकतर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनको फार्म पर या मिल्स में, खेतों में या मिल में काम करने के लिए भेजते हैं, ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा सके, उनका घर अच्छे से चल सके। इसीलिए वो पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। Himself often sent them to water his plants, gave holiday when he wanted to go fishing। और इसके साथ साथ वो अपने आप को भी ब्लेम करता है, वो अपने आप को भी दोषी मानता है, क्योंकि जब भी वो फिशिंग के लिए जाता था, मछली पकड़ने के लिए जाता था, तो वो बच्चों को अपने पौधों में, अपने गार्डन के पौधों में पानी डालने के लिए कहता था। अगर वो चाहता तो वो उनको छुट्टी भी दे सकता था, ताकि वो घर पर जाकर अच्छे से स्टडी कर सकें। तो इसीलिए वो अपने आप को भी इसके लिए दोषी मानता है। उसके बाद वो आगे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर है, स्पष्ट है और तार्किक भाषा है। जर्मन वुड लाफ एट देयर इनएबिलिटी टू स्पीक फ्रेंच। लेकिन जो फ्रेंच लैंग्वेज को हम आज तक अच्छे से समझ नहीं पाए, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ लोग तो उन्हें अभी तक भी ना ढंग से लिख पाते हैं, ना उसको बोल पाते हैं। तब जो मिस्टर हमेल कहते हैं कि जो जर्मन लैंग्वेज है वो इस फ्रेंच लैंग्वेज की इनएबिलिटी पर हंसेगी। यानी कि जब यहाँ के लोगों को फ्रेंच बोलते हुए देखेंगे और पाएंगे कि इनको अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा, वो पूरी तरह से बोलना भी नहीं आता, वो उसको बोलने में भी असक्षम है, तो जो जर्मन के लोग हैं वो उन पर हंसेंगे। जो जर्मन लैंग्वेज है उसके थ्रू फ्रेंच लैंग्वेज का मजाक उड़ाया जाएगा। हमेल आगे कहते हैं कि ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इट इज़ द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। अब उनका कहना है कि हमेशा अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो मदर टंग है, उसे अपने हृदय में, अपने हार्ट में रखना चाहिए, बसाना चाहिए, क्योंकि एक की होती है गुलामी के बंधनों से, गुलामी के जेल से आपको मुक्त करवाने के लिए। यही एकमात्र की है, यही एकमात्र चाबी है जो आपकी मदर टंग है। अगर आप अपनी मदर टंग के साथ, मातृभाषा के साथ जुड़े रहते हैं, अगर आप अपनी मातृभाषा को किसी के दबाव में आकर नहीं त्यागते हैं, तो कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता। और इसी एकमात्र चाबी से
आप इन गुलामी की जंजीरों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात कही है मिस्टर हमेल ने, और ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में भी इसको रिमाइंड रखिएगा। उसके बाद मिस्टर हमेल डिलीवर्स लास्ट लेसन। अब जो मिस्टर हमेल है वो अपना लास्ट लेसन डिलीवर करते हैं। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग विद मच पैशंस, wanted to give them all he knew in one talk on grammar, writing and history। यानी कि वो आज बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ पढ़ा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ पढ़ा रहे थे। जो फ्रेंच है वो भी ये सोचता है कि मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ तो मुझे आज मालूम हुआ है कि तो ये सारी चीज़ें तो बहुत इजी है। या तो आज तक मैंने कभी गौर से पढ़ा नहीं, मैं हमेशा बिजी रहता था आउटसाइड के गेम खेलने में, बाहर जो बर्ड्स के अंडे ढूंढने में, या पर्शियन सोल्जर जो ड्रिलिंग करते थे उनको देखने में मैं बिजी रहता था। या मिस्टर हमेल ने आज से पहले हमें कभी इतने पैशन के साथ पढ़ाया ही नहीं। तो इसी तरह जो मिस्टर हमेल है वो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पढ़ा रहे थे। wanted to give them all he knew in one talk on grammar, writing and history। उन्होंने उसके बाद उनको ग्रामर का लेसन भी बताया, राइटिंग भी बताई और हिस्ट्री का लेसन भी डिलीवर किया। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर हमेल है उनको जितनी भी नॉलेज है वो सारी नॉलेज को एक ही स्ट्रोक में सभी को डिलीवर कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी जो नॉलेज है वो बच्चों को पहुंचा दे एक ही स्ट्रोक में। एटमॉस्फेयर इन द क्लास, टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंटली, स्टूडेंट्स एंड अदर्स स्टडिंग विद एटमोस्ट सिंसियरिटी। यानी कि उस समय जो क्लास का एटमॉस्फेयर बन गया था, टीचर बहुत ही सिंसियरली और पैशनेटली पढ़ा रहे थे, जो स्टूडेंट और बाकी सभी जो लोग थे वो सभी बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी से पढ़ रहे थे। आज कोई शोर शराबा नहीं था, आज कोई बसल नहीं था, कोई किसी भी तरह का कोई भी साउंड वहाँ पर नहीं आ रहा था। सिर्फ सभी लोग बहुत ही सिंसियरिटी से पढ़ने में बिजी थे। ऐसे लग रहा था जैसे आज से पहले कभी वो इतनी सिंसियरिटी थे, इतनी अच्छे तरीके से कभी पढ़। एंड एट दैट टाइम फ्रेंच वंडर्स इफ पर्शियंस कुड फोर्स पिजन्स टू कू इन जर्मन टू। और उसी समय फ्रेंच देखता है कि छत पर एक पिजन, एक कबूतर वहाँ पर बहुत ही धीमे धीमे बोल रहा था। आज वो इतनी तेज आवाज़ नहीं कर रहा था। तो जो फ्रेंच है वो सोचता है कि क्या जो ये पर्शियन हैं वो इन पिजन्स को, इन कबूतर को भी फोर्स करेंगे जर्मन में बोलने के लिए। एंड आफ्टर दैन मिस्टर हमेल ट्राइड टू स्पीक बट समथिंग चॉक्ड हिम, turned to blackboard and write विवे ला फ्रांस। और उसके बाद मिस्टर हमेल खड़े हो जाते हैं और वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने उनका गला रुद्ध कर दिया हो, उनका गला बिल्कुल रुक जाता है, वो बोल नहीं पाते। और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, टर्न करते हैं, और जितना बड़ा वो ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते थे उतना बड़ा वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विवे ला फ्रांस। विवे ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। हमेल ओवरकम विद इमोशंस कुड नॉट स्पीक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड लॉन्ग लाइफ फ्रांस। हमेल अपने इमोशंस को जैसे तैसे करके कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद। और उसके बाद जैसे ही 12 बज जाते हैं और चर्च की बेल बज जाती है, एंजल्स प्रे करने लगती है और स्कूल डिसमिस करने का समय आ जाता है। और इसी के साथ ये आज का जो लास्ट लेसन था, फ्रेंच लेसन था, वो उसी के साथ समाप्त होता है। आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड एंड
leaned his head against the wall. Without a word, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. और इसी के साथ वो रुक जाते हैं और वो दीवार के साथ अपना सर सटा लेते हैं। अब वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते और वो बिना कुछ बोले, बिना एक शब्द बोले सिर्फ देखते रहते हैं और इशारा करते हैं, अपने हाथ से इंडिकेट करते हैं कि जो स्कूल है वो डिसमिस हो गया है और अब वे जा सकते हैं। इसी के साथ ये जो लास्ट लेसन है वो ख़त्म होता है। Story depicts the pathos of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language. ये जो स्टोरी है वो हमें इसी सिचुएशन के बारे में बताती है कि जो लोग हैं वो कैसा फील करते हैं जो वो खुद की अपनी भाषा भी नहीं जानते, अपनी मातृभाषा मदर टंग को भी अगर वो अच्छे से नहीं बोलना पढ़ना लिखना जानते तो वो कैसा फील करते हैं। It tells us about the significance of one's language in one's life for the very existence of a race and how important it is to safeguard it. और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि किसी की लाइफ में एक लैंग्वेज का, एक भाषा का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसका कितना महत्व होता है और हमें इस भाषा को, इस लैंग्वेज को अस्तित्व तक बनाए रखना और इसकी रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि हमें अपनी जो मदर टंग है, हमें अपनी जो लैंग्वेज है उसको अपनी लाइफ में एक अस्तित्व तक बनाए रखना चाहिए और साथ ही साथ उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। तो आज की स्टोरी में इतना ही। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।